हेलो फ्रेंड्स, रेडियो द्वारका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिंदगी का मजा तभी होता है, जिंदगी का मजा तभी होता है जब बढ़ती उम्र के साथ खुद पर भरोसा होता है। और दोस्तों, ये कैसे होता है? ये होता है आत्मनिर्भर ओल्ड एज की तैयारी के साथ। तो दोस्तों, आज हमारे साथ एक एनजीओ की फाउंडर हैं जो कि बहुत छोटी उम्र से ही बहुत कुछ समाज के लिए कर रही हैं। वो जो एनजीओ चला रही हैं उसमें वो क्या करती हैं, हम उन्हीं से ही जानेंगे। तो आइए मिलते हैं हमारी आज की मेहमान मिसेस रोजी सचदेवा जी से। रोजी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप आई हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। तो आप बताएंगी कि आपका एनजीओ क्या है और वो क्या करता है? सबसे पहले तो मैं रेडियो द्वारका का और आपका युतिका धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। आपने मुझे इस मंच पर बुलाया और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं इस मंच पे आकर अपने कुछ अनुभव और अपनी जो भी मैंने लाइफ में फील किया है उनके साथ वो अपने विचार साझा कर सकूं यहाँ पे। एक बार फिर से धन्यवाद। थैंक यू सो मच, यू मोस्ट वेलकम। तो आपके एनजीओ में कौन लोग हैं, क्या करती हैं? हमारे एनजीओ में मोस्टली वृद्ध लोग हैं जो 60 साल से ऊपर हैं और वो लोग हैं जिनकी दयनीय स्थिति होती है, वो सड़क पे होते हैं। हम उन्हें वहां से उठा के लाते हैं। जो लोग पे कर सकते हैं, अपना खर्चा उठा सकते हैं, उनके लिए तो पे एंड स्टे होम्स हैं। पर हम उन्हीं को रखते हैं जो बिल्कुल भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का भी खर्चा नहीं उठा सकते। हमारे आश्रम में सारी जितनी भी सेवाएं हैं वो निःशुल्क हैं। चाहे उनका खान पान हो, उनका स्वास्थ्य हो, उनका मेडिकल हो, सब कुछ फ्री है वहाँ पे। तो कितने लोग हैं आपके इस आश्रम में? अभी हमारे पास 30 लोग हैं। ओह, और ये 30 लोग वही जो हम सुनते आते हैं, क्या उसी तरह से आए, वही सैड स्टोरीज? बिल्कुल, जो जितने भी हमारे पास आते हैं उनकी दयनीय स्थिति बहुत ज्यादा, उनकी शारीरिक हालत ऐसे नहीं होती कई बार कि वो खुद आ सके। हम लोग जाते हैं, उन्हें सड़क से उठा के लाते हैं, फिर उनका इलाज कराया जाता है। उसके बाद फिर वो रहने के, जो उनको डिप्रेशन में आते हैं, उसके बाद वो लोग उनकी काउंसलिंग करके फिर वो लोग रह पाते हैं हमारे पास। तो रोजी जी, हमारा जो ये प्रोग्राम है आत्मनिर्भर ओल्ड एज की तैयारी, उसमें तो आपका एक्सपीरियंस बहुत ही मायने रखता है। तो इतनी छोटी उम्र में ही आपने बताया, जैसे कॉलेज पास आउट करते ही आपने ये आश्रम बनाना शुरू किया था, तो किस चीज ने आपको मोटिवेट किया कि आप ऐसा कुछ स्टेप उठाएं? देखिए, ये जो मेरी यात्रा है ये कॉलेज टाइम से ही शुरू हो गई थी। मैं साइकोलॉजी ऑनर्स की स्टूडेंट रही हूँ और तब मुझे बहुत मौका मिला। मैं अलग अलग वृद्ध आश्रम में गई, विधवा आश्रम में गई, अनाथालयों में गई, पर शुरू से ही मेरा रुझान इधर था, वृद्ध लोगों की तरफ था। जब भी मैं उनके पास जाती थी, उनकी स्थिति देखती थी, तो उनकी पथरीली आंखों में न दुख की कड़वाहट थी, न खुशी की मिठास होती थी, तो बस आने वाले कल को बेहतरीन बनाने की आस। उनकी जब मैं कहानियां सुनती थी, उनके अनकहे शब्दों को महसूस करती थी, उनकी आंखों में हमेशा इंतजार देखती थी, वो चीजें मेरे दिल को छू गई। और उस दिन मैंने सोचा कि बस अब से मैं इनके, सबसे पहले मैंने उनकी काउंसलिंग शुरू की। और जब मैंने देखा कि वो अपने लोगों को कितना मिस करते हैं, उनका इंतजार दरवाजे पे खड़े होके करते हैं, तब मैंने उनको समझाया कि अपनों के साथ बेगानों की तरह रहने से तो अच्छा है बेगानों के साथ अपनों की तरह रहना। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत मीनिंगफुल आपने ये बात कही है। ओह, तो रोजी जी, हम, क्योंकि आपने तो सब कुछ ये जी रही हैं, आप उनके साथ, आपने देखा है उनको, उनके लिए आप इतना कुछ करती हैं, काउंसलिंग करती हैं, वो सब तो आप करती हैं। तो आपसे अच्छा कौन बताएगा कि ओल्ड एज की तैयारी कैसे की जाए? स्पेशली सबसे पहले तो मैं फाइनेंशियली इसको करूंगी कि कैसे और कब से अपने आप को आर्थिक रूप से स्ट्रांग रखा जाए, क्योंकि शायद ये भी एक बड़ा रीजन होता होगा वहां तक पहुंचने के लिए कि उन्होंने अपनी एज में, जब समय था, तो अपने आप को आर्थिक रूप से स्ट्रांग नहीं रखा। देखिए, मैं कहूंगी कि जवानी में ही आपको बुढ़ापे की तैयारी सिर्फ कमाने की तक नहीं सीमित रखनी चाहिए। उसके साथ साथ बहुत अहम हिस्सा होता है रिश्तों के निभाने का। जैसे कहते हैं ना कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे,
तो ऐसे तैयारी भी धीरे 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 करनी चाहिए। आप कमाते हैं, जितना कमाते हैं उसका कुछ पोर्शन आपको निश्चित कर लेना चाहिए, आप बचाएं और उसको अलग अलग योजनाओं में भी लगाएं। हमारे सरकार की तरफ से बहुत योजनाएं हैं, अभी लेटेस्ट तो आयुष्मान योजना भी है उसमें। पर उसके साथ साथ जो मुझे लगता है आपकी इन्वेस्टमेंट, जैसे आप जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, उसके साथ साथ हम अपने रिश्ते कहीं ना कहीं खो देते हैं। वो कहते हैं ना, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। तो जब हमारी नींद खुलती है या इन बुजुर्गों की नींद खुलती है तो वो इन्वेस्ट तो करते हैं कई लोग, पर उसके साथ उनके रिश्ते हाथों से ऐसे फिसलते हैं जैसे रेत। तो मैं यही कहूंगी कि जवानी में भी आप कमाइए, उसका कुछ पोर्शन आप इन्वेस्ट भी कीजिए, बचत भी कीजिए, अलग अलग स्कीम्स में रखिए और समाज सेवा में भी लगाइए। तो जो तैयारी आप धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि जवानी में समझदारी से लिए हुए फैसले आपको बुढ़ापे में फल देंगे। बिल्कुल ठीक कहा। और अगर वो समय जाने देते हैं तो फिर सब कुछ जैसे आपने कहा रेत की तरह हाथ से सब फिसल जाता है। बिल्कुल ठीक आपने कहा। तो आपने बताया जैसे कुछ फिजिकल प्रॉब्लम भी होती है उन लोग को, बीमारियां। तो ओल्ड एज में आके अक्सर कौन सी बीमारियां हैं जो परेशान करती है, जो अमूमन तौर पे होती ही हैं, और होती हैं तो उसको सही रखने के लिए हम कब से अपने आप को अपनी एक्सरसाइजेज, योगा या रेस्ट, किस तरह से उसको कंट्रोल करें और उसको ध्यान दें? देखिए, जवानी में ना हमें लगता है कि हम बिल्कुल फिट हैं, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है और हम सब कुछ सिर्फ जिम्मेदारियां निभाते हुए इस भाग दौड़ की जिंदगी में समय भी नहीं है किसी के पास, खर्चे इतने हैं, उनको पूरा करने के लिए भाग दौड़ है। पर हमें साथ साथ जो उनकी, पहले मैं बीमारियां बताती हूँ, उनकी जो सबसे बड़ी बीमारी है जो मैंने अनुभव किया है वो है नेगेटिव सोच। हमें सबसे पहले तो अपनी सोच को एक सकारात्मक तरीके से जीना चाहिए, उसके बाद फिर उनका अकेलापन, क्योंकि आपकी हर बीमारी दिमाग से शुरू होती है। उनका अकेलापन है, उनका डिप्रेशन है, उसके बाद ये शुगर, डायबिटीज, आंखों की प्रॉब्लम, ये सब तो आपको होती है। जॉइंट पेन्स होते हैं आपको, कैटरैक्ट प्रॉब्लम्स आ जाती हैं आईज में, ये सब प्रॉब्लम्स तो आपको आती हैं। पर अगर जब आप अपनी जवानी में अपना जो दिनचर्या है उसमें कहीं ना कहीं कुछ समय योग के लिए रखें, आप मेडिटेशन के लिए रखें और अपने आप को कहीं ना कहीं किसी ना किसी खेल में अपने आप को बिजी रखें, तो एक तो आपका दिमाग सही कार्यों में जाएगा, क्योंकि जो आपको दिनचर्या में कमाना है वो तो आपको जाना ही है। उसके अलावा आपको अगर अपना समय सुनिश्चित करते हैं कि मुझे अलग अलग कार्यों में देना है, तो आप बहुत हद तक इन बीमारियों से दूर रह सकते हैं। दैट्स वंडरफुल। तो ये तो फिजिकल हो गया, एक होता है इमोशनल, मेंटल, जो आप रोज देखती ही होंगी। तो अपने आप को इमोशनली, मेंटली कैसे स्ट्रॉन्ग रखें? देखिए, ऐसा है, जवानी में ना जब तक हम जीते हैं तो हम कहते हैं कि सिर्फ कमाना ही हमारा टारगेट होता है, पर उसके साथ रिश्ते के ना हर मोती को, जैसे माला को पिरोते हैं ना, एक एक मोती को हमें संभाल के रखना चाहिए, ताकि जब तक हमारा बुढ़ापा आए तब तक हमारे पास वो रिश्ते भी हों, हमारी जड़ें मजबूत हो। क्योंकि नहीं तो ऐसा लगेगा ना कि जिस मोड़ पे समझ गए तुझे ए जिंदगी, वहीं से उलझनों का सफर शुरू होता है। तो आप जब बुढ़ापे में आपको लगता है कि अब हमें सब कुछ समझ आ गया, पर उलझने तो वहीं से शुरू होती हैं। चाहे आप दिमाग के उलझने ले लीजिए, चाहे शारीरिक उलझने ले लीजिए। इसके लिए ना जवानी में ही हमें, जब हमारा टाइम होता है, क्योंकि हमारे कमाने के टाइम तो वो 25 से 30 साल होते हैं, उसके बाद जो समय आता है ना, वो इन्वेस्टमेंट काम आती है। तो हमें एक तो सामाजिक रिश्ते अपने मजबूत रखने चाहिए, अलग अलग संस्थाओं से जुड़कर रहना चाहिए, चाहे आप वॉलेंटरी वर्क करें। सबसे ज्यादा तो अपने दिल के बच्चे को जवान रखना चाहिए, अपने अंदर का वो जोश अपने अंदर का ना जोश जिंदा रखना चाहिए। कोई ना कोई कला आपके अंदर है, आप कौशल सीखते रहिए, कोई ना कोई नया, उस कला को पॉलिश करके रखिए, क्योंकि वो आपको आगे जाके जब समय होगा वो सबसे ज्यादा सुकून देगा आपको।
जैसे आपने बताया कि आपके संस्थान में जितने हैं आप उनको किसी ना किसी काम में बिजी रखते हैं, तो वो तो आपको एक अपनी संस्थान अपने आश्रम के लोगों को करती हैं। अदरवाइज आप बताइए कि हमारे दर्शक गण को की और क्या चीजें ऐसी हैं जो अपने आप को हम बिजी रख सकते हैं, ओल्ड एज में आके आप अपने आप को व्यस्त रख सकते हैं। ये देखिए, हमने सबसे पहले तो हमने अपने आश्रम से ये स्टार्ट किया है। मैं क्या, ये पहला एक आश्रम होगा जिसमें जो बुजुर्ग हैं, वो मैं बाकी बुजुर्गों के लिए भी कहती हूँ, वो भी ये कर सकते हैं। हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं जो आजकल की लुप्त होती कलाएं हैं, जो हमारी महिलाएं हैं वो आसपास की महिलाओं को ये स्टिचिंग सिखाती हैं, बुनाई का काम, सिलाई का काम, और तो और उनको अचार डालना जो आजकल के बच्चों को नहीं आते, तो वो उनको सिखा के उनको भी संतुष्टि मिलती है। और जो बच्चे, जो लड़कियां आती हैं सीखने, वो एक लुप्त होती कलाएं सीख रही हैं। वहीं पे जो हमारे जो पुरुष वर्ग है वो आसपास के बच्चों को बुलाते हैं, उनको पढ़ाते हैं, निःशुल्क पढ़ाते हैं उनको। इससे क्या होता है, उनका समय भी लगता है उन बच्चों के साथ, और जो उनकी जिंदगी में कमी है वो कमी भी भरती है उनसे। तो मैं बाकी बुजुर्गों को भी यही कहूंगी, आपके अंदर जो भी कला है, जो भी एक आर्ट है, सबके अंदर होती है, कोई ना कोई पेंटिंग है, म्यूजिक है, आप समाज को इतना कुछ दे सकते हैं कि कई बार आप जवानी में आपको पता ही नहीं होता। उसका पता तब चलता है जब बुढ़ापे में आप फ्री टाइम में बैठे हैं, तब आप समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं, और मेरे ख्याल को देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल देना चाहिए, और आप तो बहुत ही कुछ दे रही हैं। दैट्स रियली गुड। और एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्या कर सकते हैं? एनवायरनमेंट आजकल देख रहे हैं, पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है, तो उसके लिए क्या आप अवेयरनेस का कुछ बताएंगे? देखिए, एनवायरनमेंट का ऐसा है, जो हमने भी यहाँ शुरू किया बुजुर्ग, हम लोग हफ्ते में एक बार सारे बुजुर्ग और हम लोग आसपास के जैसे जो हैं पार्क हैं, कुछ है, वहां जाके जो कूड़ा करकट होता है वो उठाते हैं। और आसपास के लोगों को जब एक बुजुर्ग जाके बोलता है कि आप इस जगह को साफ रखिए, इससे मच्छर होते हैं, गर्मियों में बीमारियां फैलती हैं, पानी मत इकट्ठा होने दीजिए, तो उससे एक बहुत अच्छा संदेश मिलता है। चाहे बच्चे उस घर में होते हैं उनको संदेश जाता है, जो युवा वर्ग है उनको संदेश जाता है। तो हमने ये एक मुहिम शुरू की है वहाँ पे आसपास की सफाई का। और इसके साथ आप मानेंगे, पहले हमारे पास थोड़े से थे जने, 10-15 लोगों ने हमारा साथ देना शुरू किया था, पर अब हम जब निकलते हैं इस कार्य के लिए तो कम से कम आसपास के 100 लोग हमारे साथ होते हैं। वाह, वंडरफुल, वेरी गुड, वेरी, बिल्कुल सही आपने कहा। एक कदम लेने की जरूरत होती है, वो कदम आप बढ़ाएं तो लोग अपने आप जुड़ते चले जाते हैं। तो रोजी जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से और सब चीजों को समझाया और बताया और अपने एक्सपीरियंसेस के साथ बताया, तो दिस इज रियली रिमार्केबल। इसके साथ अब बताइए, क्योंकि जब हमको सुनकर बहुत मतलब क्या बताएं, हम बहुत भावुक हो गए हैं, तो आप इस जब तनाव में इसमें जब रहती होंगी तो अपने आप को स्ट्रेस फ्री कैसे करते हो? वैसे तो ये कार्य जो हम करते हैं ना, उसमें स्ट्रेस रिलीज होता नहीं है, पर फिर भी जब अच्छा तरीका है सोचने का, सो पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ जाके जो मुझे संतुष्टि मिलती है ना, वो मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती। कभी आप आइए, समय बिताइए, जरूर जरूर आइए। पर इसके बाद भी जब मुझे लगता है कि मेरे आज का काम हो गया है, उसके बाद मुझे अपने परिवार के पास जाना सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी परिवार जो है वो मेरी सबसे बड़ी ताकत है और सबसे बड़ी कमजोरी है। उनके साथ समय बिताया हुआ मैं कहते हैं ना, स्ट्रेस को भूल जाती हूँ। उसके अलावा इस कार्य को लंबा रखने के लिए मैं योग का भी सहारा लेती हूँ। उसके बाद मुझे म्यूजिक का भी बहुत शौक है, वो भी सुनती हूँ। मेरे को पेंटिंग्स का बहुत शौक है। मैं अपने खाली समय में अपने आश्रम में मैंने खुद की बनाई हुई पेंटिंग्स लगाई हुई हैं। और उसके साथ मैं आश्रम में जैसे गार्डनिंग है, गार्डनिंग बहुत करती हूँ मैं। तो इन सब चीजों को करके मुझे लगता है कि मेरा स्ट्रेस कहीं ना कहीं गायब हो जाता है। तो रोजी जी, जैसे हमारा है ओल्ड एज की तैयारी, तो इट्स टू अर्ली टू आस्क, बट फिर भी आप अपने आप को 15-20 साल बाद कहाँ देखते हैं? देखिए, 10-15 या 20 साल बाद जो मेरी यात्रा है, मैं इसके आगे और ज्यादा अपने आप को सामाजिक कार्यों में बिजी रहना चाहती हूँ। मतलब मुझे ये लगता है कि जहाँ मैं हूँ 10-20 साल बाद जब मैं मुड़कर पीछे देखूं, तो मुझे वो संतुष्टि मिलनी चाहिए कि मैंने कितने लोगों के चेहरे पे हंसी लाई,
कितने लोगों की जिंदगियों को रोशनी दी, और कितने लोग ऐसे हैं कि हाँ, आज वो अपने दुख से उबर कर एक खुशी भरी जिंदगी और अपने परिवार के साथ जी रहे हैं। मेरा लक्ष्य सिर्फ उनको आश्रम में लाना नहीं है, क्योंकि उनकी जड़ें अपने बच्चों के पास है। मेरा मेन मकसद है कि वो अपने बच्चों के पास जाएं और एक खुशहाल जिंदगी जिएं। तो मैं और पूरी तरह से इसी में ही जुड़ना चाहती हूँ, सामाजिक कार्य में। वाह वाह, वेरी गुड। तो आपने तो बहुत एक अच्छी दिशा भी दिखाई है कि बहुत से लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं, तो ये भी एक है कि वो समाज के साथ कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे, और शायद अगर कुछ नहीं तो आपके आश्रम में आके, या ऐसे बहुत से आश्रम होते हैं, वहां जाके कुछ अपना समय ही दे सकते हैं, उनके साथ बात कर सकते हैं। अब मेरे ख्याल से तो शायद उन लोगों को इसकी ज्यादा जरूरत होती होगी कि कोई आए, प्यार से उनके साथ 2 शब्द बोले और उनकी बातें सुने, है ना। तो इसी के साथ रोजी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे दर्शकों को कोई भी और मैसेज देना चाहें या कुछ भी कहना चाहें, प्लीज, मोस्ट वेलकम। मैं इसकी शुरुआत ऐसे करूंगी। इस रंग भरी दुनिया में ये बेरंग चेहरे क्यों हैं? जब हर फुलवारी में फूल है तो ये मुरझाए क्यों हैं? जब हर तरफ उमड़ता शोर है तो ये खामोश क्यों है? आप मुझे बताइए। श्राद्ध तो हर कोई करता है, जिनके चले गए बुजुर्ग वो उनका श्राद्ध करते हैं, पर आजकल की पीढ़ी, जब वही बुजुर्ग जिनको आप कहते हैं कि हमारे समाज का धरोहर है, खजाना है, आप हमारे पास छोड़कर जाते हैं, तब अब घर जाकर क्या करते हैं? कौन सी रस्म निभाते हैं आप? मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहूंगी कि आप सब हमारे साथ मिलके एक जो हमने ये मुहिम शुरू की है समाज के लिए, आप भी आइए। 1 और 1 11 होते हैं। हम सब मिलकर उन बुजुर्गों को आश्रय, प्यार, सहानुभूति दे सकते हैं जिनकी उनके जिंदगी में कमी है। बुजुर्गों का आशीर्वाद कहाँ जाया जाता है? ठंडक तो वहाँ भी होती है जहाँ सूखे पेड़ों की छाया होती है। वाह वाह, वेरी गुड रोजी जी, आपने बहुत बड़ी अच्छी लाइंस बोली हैं, बहुत अच्छा। तो इसके साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, आपने सुना, देखा, समझा, क्या कहें, आप खुद बहुत समझदार हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये ओल्ड एज होम्स हैं और रोजी जी जैसे लोग जुड़े हुए हैं और उनकी सेवा कर रहे हैं, उनका ध्यान रख रहे हैं। हमने पहले भी कभी कहा था, ऐसी नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि ऐसे ओल्ड एज होम्स हों, लेकिन अगर किसी भी वजह से हैं तो हम और आप मिलके कम से कम कुछ समय तो वहां जाके दे ही सकते हैं, और जो भी कुछ कर सके उनके लिए वो कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ आज्ञा लेते हैं, फिर मिलेंगे। जुड़े रहिए रेडियो द्वारका से। धन्यवाद। बाय बाय।